नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। देश का सियासी तापमान अपने उफान पर है। आम चुनावों में तीसरा चरण संपन्न हो चुका है। 7 मई को 11 राज्यों की 93 सीटों पर करीब 65% मतदान हुआ। इसके साथ ही 283 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर कहा है कि ये अनुमानित आंकड़े हैं और इसके बढ़ने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कुल मतदान 66.14% यानी 66.14% और 66.71% हुआ था। वहीं वोटिंग परसेंटेज को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले 2 चरणों के चुनाव में वोटिंग डेटा में गड़बड़ी को लेकर इंडिया अलायंस के नेताओं को अलर्ट किया है और चुनाव आयोग पर शक जताया है। तो क्यों वोटिंग परसेंटेज को लेकर डरा है विपक्ष? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ईवीएम वीवीपैट को लेकर अपना फैसला दे चुका है। उसके बावजूद विपक्ष के सवाल ऐसे के तैसे या कहें कि जैसे थे वैसे ही अभी तक हैं। दिट्स अ साइन ऑफ अ बैड लूजर। मैच कोई हारता है तो घटिया किस्म के लोग क्या करते हैं, हार को सहस्र स्वीकार नहीं करते। वो कहते अंपायर गड़बड़ है, कोई कहता पिच खराब है, कोई कहता बॉल खराब है, तो बहुत सारे बहाने। तो हार के बहानों को ढूंढा जा रहा है, वही खड़गे साहब कर रहे हैं कि भाई वो अध्यक्ष है, चुनाव हार जाएंगे तो क्या क्या बातें कही जा सकती है। तो ईवीएम, तो इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, फिर बहुत सारी दिक्कतें हो गई, वोट बढ़ गया। भाई इन लोगों ने चुनाव प्रक्रिया को अभी तक समझा नहीं है क्या, या सिर्फ चमचागिरी करके राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचे हैं ये लोग। एवरी वोट इज अकाउंटेड, एक भी वोट इधर से उधर नहीं हो सकता। बैलेट पेपर पे होता था, इसमें नहीं हो सकता। कारण एक बार पोलिंग बूथ के अंदर काउंटिंग के साथ हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट उसके ऊपर दस्तखत करता है, अपनी निशानी देता है, सील कर दिया जाता है। और यहां तक कि अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी ज्यादा व्याकुलता है तो कांग्रेस पार्टी को हर अपने पोलिंग एजेंट को एक धागा दे देना चाहिए था, टैग एक दे देना चाहिए था, जिसका प्रावधान है कि हर ईवीएम को आप इस तरह से बंद कर दे और जब काउंटिंग जब शुरू हो तो आप अपने टैग को देख लेते कि आपका टैग उसी तरह से सुरक्षित है या नहीं है। तो वोट क्या, पोलिंग के बाद ईवीएम मशीन के अंदर एक्स्ट्रा वोट डाले जा सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? और कोई व्यक्ति ये कह रहा है या थ्योरी दे रहा है या इंसिनुएट कर रहा है, इस तरह की अफवाह उड़ा रहा है, इसका मतलब वो हिंदुस्तान को आदर बदनाम कर रहा है। वो इसका मतलब कि हिंदुस्तान के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को तबाह और बर्बाद। ये नहीं कि सवाल नहीं पूछ रहा वो ही इज प्लेइंग अ डर्टी पॉलिटिक्स। तो ये कहानी है। आप तो अपने हिसाब से पूछ सकते हो, या फिर कांग्रेस पार्टी की ये शक्ति रही नहीं कि हर पोलिंग बूथ के ऊपर आप पोलिंग एजेंट भी खड़ा कर सको। जैसे खबर गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, कि आपके पास तो आपकी शक्ति इतनी भी नहीं बची कि आप हर पोलिंग बूथ पे कांग्रेसी एजेंट खड़ा कर सको। ये तो समस्या है। 1-2 चैनल हैं जो कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने में लगे रहते हैं, टीवी चैनल। बड़ा फेमस कार्यक्रम होता है, पब्लिक से माहौल पूछता रहता है। आगरा में था, वहाँ उसने पता किया, लाइन में लगे हुए 6 बजे तक, वोटिंग ज़्यादा हो रही है। उसको इस बात से परेशानी कि बहुत सारे लोग अभी भी लगे हुए हैं और जो उसको मिल रहा है वो बीजेपी का पोलिंग एजेंट मिल रहा है, कांग्रेस का पोलिंग एजेंट दिख नहीं रहा है। तो आप ये समझो, आप तो शक्तिहीन हो गए, दंतहीन, विषहीन हो गए और आपके पास सिर्फ क्या बचा हुआ है? तो चमड़े की जुबान। जो मनाए आप बकवास कर दो।
इस देश में दिक्कत क्या है? झूठ बोलने की, अफवाह फैलाने की कोई सजा नहीं है। वो बार बार मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में झूठ बोलना पाप है, लेकिन अपराध नहीं है। तो पाप का सजा तो ऊपर वाला देगा, अपराध होता तो कोर्ट वाले पकड़ते, पुलिस और कानून लगता। तो इन लोगों को जो भी करना है आप करें, बट 3 फेजेस के बाद देश की जनता को भी, तमाम एनालिस्ट, पॉलिटिकल पंडित, उन लोगों को बात समझ में आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी 4th फेज तक जाते जाते, 4th फेज की पोलिंग होते होते तक इनको बहुमत ऑलरेडी आ चुका होगा। तो विपक्ष की हर रणनीति यहाँ पर फेल और लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजीव जी, जिस तरह से यहाँ पर खड़गे साहब ने खत लिखा है, उन्होंने कहा है कि वोटिंग परसेंटेज का जो डाटा रिलीज किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, वो काफ़ी देरी से किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल, और इस पर चुनाव आयोग की तरफ से भी कोई संतुष्टि भरा उन्हें जवाब नहीं मिल पाया है। वो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये क्या संकेत है? क्या यहाँ पर हार के डर से इस तरह की पैंतरेबाजी कर रहा है विपक्ष? देखिए, संतोषजनक जवाब, अगर आपके अंदर संतोष हो तो भी किसी के जवाब को संतोषजनक कह सकते हैं। चुनाव आयोग ने बार बार अपने जवाब में कहा है कि कंक्लूड करने की प्रक्रिया में देरी होती है, यानी कि आप वोट करते हैं, वोटिंग परसेंटेज कैसे तय किया जाता है, प्रथम दृष्टया देखा जाए तो वहां पर जो पोलिंग एजेंट साइन करते हैं, जो पोलिंग अधिकारी होते हैं, जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करते हैं, उसके आधार पर देखना होता है कि 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 5 बजे तक कितने वोट पोल हुए। लेकिन उसके बाद जब ईवीएम बंद हो जाता है तो फिर देखा जाता है कि आगे कुछ वोट छूट तो नहीं गए, वोटर लिस्ट में टिक करना छूट तो नहीं गया। उसके बाद लास्ट में पोस्टल बैलेट भी होते हैं, वो भी जो बाहर से वोट भेजे हैं करके उन लोगों का भी काउंट किया जाता है। तो ज्यादातर देखा जाता है कि जब कुछ समय के बाद कंक्लूड करने के बाद वोटिंग परसेंटेज आता है तो वो पहले के वोट से ज्यादा दिखाई पड़ता है, कभी कम नहीं होता, ज्यादा ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि कुछ छूटे हुए वोट उसमें इंक्लूड किया जाता है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं, उनको ये बेसिक समझ नहीं है, तो फिर उसके बाद उनके संतोषजनक जवाब के लिए तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि कब उन्हें बुद्धि आएगी। क्योंकि ऐसे भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनकी जुबान उनके दिमाग को सपोर्ट नहीं करता। वो जो कई बार राहुल गांधी को स्वर्गवासी बता चुके हैं, शहीद बता चुके हैं, उनके पीछे बैठे हुए लोग कहते देखो ये राहुल गांधी नहीं, राजीव गांधी बात करिए। तो ये व्यक्ति ऐसे ही असंतुष्ट है, इसीलिए इन सवालों का कोई तार्किक जवाब हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग परेशान हो चुका है इनके सवालों से। लेकिन ये कर क्यों रहे हैं, ये बार बार ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, वोट परसेंटेज से इन्हें परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि अभी एक और सवाल इन लोगों ने उठाया। चुनाव आयोग के एक लेटर लिखा और उसमें कहा गया है कि गुजरात में मुसलमानों को वोट देने के लिए निकलने नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यही आरोप लगा रही है कांग्रेस के कंधे पर बैठकर कि यहां मुसलमानों को वोट देने के लिए निकलने नहीं दिया गया। अब वोट देने के लिए निकलने नहीं देना या वोट देने से रोकना और फिर वोट देने जाना नहीं, दोनों में अंतर है। दूसरी बात, फर्जी वोटिंग पर रोक लगाना ये एक अलग प्रोसेस होता है। हुआ यही है कि मुसलमान वोट देने गए, कई जगहों पर पोलिंग बूथ पर जो फर्जी वोटर थे उनको वोट देने नहीं दिया गया। जो बुर्का डाल के गई थी उनके बुर्के को हटाकर उनका चेहरा मिलान किया गया, जिससे परेशानियां बढ़ी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब वोटिंग हुआ था तो यही सवाल उठा था, जिससे इन लोगों को लगने लगा कि जो वोट घटा है उसके कारण नुकसान इंडी अलायंस को हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। पहले तो यही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि वोट जो घटा है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारे वोटर्स जो हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर जितने हैं उसमें से इनको तो ये पूरा भरोसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जाकर वोट नहीं करेंगे, अब वो नहीं जा रहे हैं, इसलिए वोट कम हो रहा है और आंकड़े ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि ये जो
3 चरण का चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 200 सीटों से पार कर लिया है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, चौथे चरण आते आते उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के लायक अपने कैंडिडेट जिता चुकी होगी। ये लोग उसके बाद के चुनाव सिर्फ अपने ये जो 400 का पार का आंकड़ा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है। यानी विपक्ष पिछड़ चुका है इन 3 चरणों में ही। डॉक्टर साहब, चुनाव आयोग क्या वाकई में नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है? विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव आयोग ही जो नियम बनाए हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। देखिए, कोई धज्जियां नहीं उड़ रही है। ये लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रोसेस समझ में आना जरूरी है। ईवीएम के ऊपर इन लोगों ने इतना बवाल मचाया। कैपिटल टीवी के दर्शकों को जब भी ईवीएम होता था तब से हमने कई बार समझाया कि उसका पूरा, जब तक आप उसके प्रोसेस को नहीं समझेंगे, आप हमेशा ये इस तरह के यूट्यूबर्स और ओपिनियन मेकर्स के दिमाग से जो है आप उससे अफवाह से आप ग्रसित हो जाएंगे। पहली चीज समझ लीजिए, पोलिंग के 3rd डे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे सारी चीजें मौजूद है। आपने देखा नहीं तो फिर क्या करना है? इनकी मिस्टेक ये हो गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बता दिया, वेबसाइट पे पहले से है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया तो उसमें लोगों ने सब अचानक से करमचंद बन गए। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार वोटिंग खत्म, ईवीएम में कोई एक्स्ट्रा वोट नहीं डाल सकता। तो फिर वोट बढ़ता क्यों है? कैसे ये आंकड़ा जो है आगे बढ़ जाता है, इसको भी समझ लेते हैं। जहां जहां अर्बन सेंटर्स है, तो एक डिस्ट्रिक्ट है या एक कंस्टिट्यूएंसी है, रिटर्निंग ऑफिसर है, अलग अलग इलाके में बूथ है। बूथ के लोग हर 1 घंटे 2 घंटे पे एक बकायदा एसएमएस करते हैं कि इतनी वोटिंग हो गई, और वो कंपाइल कहां होता है? वो रिटर्निंग ऑफिसर के टेबल पे कंपाइल होता है कि इस बूथ से, इस बूथ से, उस बूथ से। अब वहां पे जब कंपाइल होता है तो वो वहां से डाटा भरता है और जो सर्वर पे आकर के इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये स्मूथ आंकड़े कहां से आते हैं? अर्बन सेंटर्स से, जहां नेट भी है, आपका कनेक्शन भी है, सब कुछ है। लेकिन कोई सुदूर इलाकों में पोलिंग बूथ है, कैसे होगा? इंफॉर्मेशन कैसे आएगा? तो उन लोगों को 1-1 दिन लग जाता है, 1.5 दिन लग जाता है ईवीएम को रिटर्निंग ऑफिसर के पास आने में। ठीक, अब फिर वो कंपाइल किया जाता है, वो धीरे 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 वो बढ़ता है। तब फिर उसके बाद पोस्टल बैलेट होते हैं, उसको जोड़ा जाता है, उसको गिना जाता है। अब एक बात और समझने की है कि एक तो बंद हो गया ईवीएम, और ईवीएम बंद होकर के आता कहां है? रिटर्निंग ऑफिसर के पास। फिर उनको जो है एक जगह पे, सुरक्षित जगह पे रखा जाता है। तो गड़बड़ी की जगह क्या हो सकती है कि जो लॉकर रूम है जहां पे सारे ईवीएम को रखा गया है, वहां पे कुछ छेड़खानी हो, यही ना? तो खड़गे साहब, आप ये बताओ, नियमों की धज्जी कौन उड़ा रहा है? जहां स्ट्रांग रूम है, जहां तमाम ईवीएम रखे जाते हैं जिस कंस्टिट्यूएंसी के, उसका 24/7 विदाउट एनी लैप्स नौकरी चली जाएगी उस व्यक्ति की। वो सीसीटीवी की निगरानी में रहता है, 1। नंबर 2, सीसीटीवी का फुटेज हर पोलिंग बूथ का भी होता है। नंबर 3, जो बाहर बंद हो जाता है एक बार ताला, तो उसके बाहर इलेक्शन कमीशन, जहां सारे ईवीएम रखे जाते हैं, वहां इलेक्शन कमीशन व्यवस्था करता है, टेंट लगाता है, गद्दा लगाता है। किस चीज के लिए? कि तमाम उम्मीदवार अपने लोगों को उस स्ट्रांग रूम के बाहर,
जिस कमरे के अंदर वो ईवीएम है उसके ठीक बाहर अपने अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को वो वहां भेज सकते हैं। जब तक काउंटिंग नहीं वहां पे वो रह सकते हैं, खा पी सकते हैं और पूरी तरीके से निगरानी रख सकते हैं। क्यों नहीं भेज रहे हो? आदमी नहीं है, छोड़ दिया सबने। लोगों को ये छोटी छोटी चीजें, इसलिए मैंने कहा कि प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो अगर नहीं मालूम होगा तो यही इस तरह के राठी टाइप के, अंजुम टाइप के और वाजपेयी टाइप के लोग जो है लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं, रवीश कुमार टाइप के लोग। और जो मैं कह रहा हूं आप जाकर के कोई भी आदमी उसको वेरीफाई कर सकता है। जहां जहां वोटिंग हो गया आप जाकर के पूछे भाई कि कहां है, नहीं है। कोई उम्मीदवार को पकड़िए, उसके साथ जाइए, जाकर के देखिए कैसे स्ट्रांग रूम के। और मैं आपको बता दूं 25-30 साल से हम लोग इलेक्शन देख रहे हैं। ये लड़ाने झगड़ाने वाले का काम, ये सब काम करते हैं गाजियाबाद के स्ट्रांग रूम के बाहर। वहां समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, ये वाले, वो वाले, सारे बीजेपी वाले सब लोग बैठे हुए हैं। अब वहां अंताक्षरी चल रहा है आपस में कार्यकर्ताओं के सामने, पार्टी वार्टी भी कर रहे हैं, मटन मुर्गा सब चल रहा है वहां पे। वो मस्त है और खड़गे जी के जो है पेट में जो है वो दर्द हो रहा है। ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब प्रोसेस नहीं मालूम है आपको, यू विल मेक मिस्टेक्स। आप जो है इस तरह के बातूनी लोगों के बहकावे में आप आ जाएंगे। कितना लोगों को, भाई मैं कहीं भी बाहर निकलता हूं, सर कुछ ना कुछ तो ईवीएम में जरूर होगा, ऐसे थोड़ी इतना चुनाव जीत जाएगा। तो मुझे बिल्कुल तरस आता है, घृणा होती है उस तरह के अफवाह फैलाने वाले लोगों से, कि जो कभी कुछ एक रत्ती भर कोई चीज को प्रूव नहीं कर सके, लेकिन लोगों के दिमाग में आपने कीड़ा डाल दिया। तो ये बड़ा शर्मनाक पहलू है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर विपक्ष ने जो घमासान मचा रखा है, क्या ये है कि जब नतीजे आए और हार का सामना करना पड़े तो उसका ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया जाए? देखिए, अभी तक तो इन लोगों ने यही किया। अगर समस्या की जड़ तक नहीं जाओगे तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ये विपक्ष के नेता अभी तक समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि नेतृत्व का अभाव है। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी एक अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि अभी तक इन लोगों को तो पता है कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लोग हमारे साथ नहीं हैं। तो जब लोग आपके साथ नहीं हो तो कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है, भ्रमित किया जाता है। अगर 10 लाख लोग हैं और उसमें से 500 लोग अगर हथियार उठा ले तो 10 लाख लोगों के बीच एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जिसको अराजकता कहा जाता है। नक्सलवादी, वामपंथी यही काम करते रहे हैं। अगर आपके पास बहुमत है, अगर आपके पास लोग हैं, तो आप उनके सपोर्ट से व्यवस्था को मजबूत करोगे। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है तो कुछ ऐसे लोगों के समर्थन से आप उस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करोगे। यही विपक्ष की पूरी रणनीति है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में कई मामले गए और इन लोगों के पक्ष में कई फैसले आए हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ही हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज, हाई कोर्ट के पूर्व जज, 21 पूर्व जज, 600 वकील, ये सारे लोग लेटर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए लोग सिलेक्टिव परसेप्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जुडिशियरी को बदनाम भी करते हैं और उस पर प्रेशर भी डालते हैं। चुनाव आयोग पर या फिर ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियों पर, सारे संवैधानिक संस्थानें हैं, उसके ऊपर सवाल उठाओ, कहो कि ये तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। फिर कुछ लोग वहां से उठेंगे जो भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित हैं, और वो इस पूरे व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेंगे। अब इन लोगों का यही टारगेट हो गया है कि लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, तो अब किसी तरीके से यहां दंगा कराओ, फसाद कराओ, हंगामा कराओ और विस्फोट कराओ, ताकि ऐसी स्थिति हो कि चुनाव कराने के लिए सरकार को सोचना पड़े। लोगों को बदनाम करो, सरकार को बदनाम करो और फिर उस बदनामी का फायदा उठाने की कोशिश करो। यही इन लोगों की स्ट्रेटजी बन गई है। लेकिन इस स्ट्रेटजी का परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये इनकी जो रणनीति है उसे सरकार ने समझ लिया है।
तो इन लोगों को एक्सपोज करने का बार बार कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी और सारे संवैधानिक संस्थानों को लेकर भी। अभी जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, क्यों 25-25 देशों से रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जा रहे हैं, यही देखने के लिए कि देखो कैसे निष्पक्ष तरीके से हमारे यहां चुनाव होते हैं। इन लोगों के कहने सुनने से, सवाल उठाने से 2-4% लोग प्रभावित हो सकते हैं। यहां के लोग अब सच्चाई जानने लगे हैं कि ये निकम्मों की फौज है और इसीलिए इनके साथ कोई हो नहीं सकता, ये चुनाव जीत नहीं सकते। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे खड़गे ने न सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले और दूसरे चरण के लिए अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करने में अत्यधिक देरी डेटा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मेरे 52 साल के चुनावी जीवन में मैंने कभी भी अंतिम प्रकाशित आंकड़ों में मतदान प्रतिशत में इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं देखी है। वैसे भी ये आंकड़े बहुत देर से आए हैं। इधर बीजेपी का साफ कहना है कि विपक्ष हार रहा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। क्या वाकई विपक्ष 3 चरणों में हुए मतदान में पिछड़ चुका है? ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा जब नतीजे सामने होंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।